मूवी की शुरुआत सन 1975 से होती है और हमें ऑस्ट्रेलिया का एक टाउन एलिन प्रैंक्स दिखाया जाता है। यहाँ पर हम रॉबिन डेविडसन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपना घर बार छोड़कर के इस टाउन में आई हुई थी। दरअसल उसने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा फैसला लिया हुआ था और वो था ऑस्ट्रेलिया के एक विशाल रेगिस्तान को पार करने का। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रॉबिन के पास ना तो रहने की जगह थी और ना ही इतने पैसे कि वो अपने इस सफर को कर सके। अब इसके लिए वो इस टाउन में काम ढूंढने में लग जाती है ताकि कुछ पैसे कमा सके। रॉबिन ने अपने कुछ दोस्तों को भी अपने इस सफर के बारे में लेटर लिख कर के बताया था, लेकिन फिर भी उसे उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिली। अब इस टाउन में उसे कुछ दिनों के लिए काम भी मिल गया था और रहने की जगह भी, लेकिन उसे अपने इस सफर के लिए 3 ऊँट चाहिए थे और साथ ही खाने पीने का सामान भी। रॉबिन को ऊँट इसलिए चाहिए थे ताकि वो अपने सामान को उन पर लाद सके, लेकिन जिसे भी रॉबिन के इस सफर के बारे में पता चलता था वो लोग इसे पागल और किरे खोपड़ी समझते थे। अब इसी टाउन में एक ऊँटों का फार्म था जिसके मालिक का नाम कार्ट था। रॉबिन उसके पास जाती है और उसे अपने सफर के बारे में बताती है। रॉबिन उससे मदद मांगती है और ऊँट देने के लिए कहती है, लेकिन कार्ट को इसकी बातें बिल्कुल फिजूल और बकवास लग रही थी। वो उसे कहता है कि तुम्हारा ये सफर बिल्कुल बेकार है। तब रॉबिन उसे बताती है कि मेरे डैड ने अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान को पार करके उसका घमंड मिट्टी में मिला दिया था और अब मैं ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट को पार करके इसकी नाक में दम करना चाहती हूँ। लेकिन कार्ट उसकी एक बात नहीं मानता। तब रॉबिन कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसके बदले कुछ दिन काम कर सकती हूँ। ये सुनकर के कार्ट कहता है कि ठीक है, तुम्हें 8 महीने तक बगैर पैसों के मेरे लिए काम करना होगा और उसके बदले में मैं तुम्हें ऊँटों को काबू करने का तरीका सिखाऊंगा। जब 8 महीने पूरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हें 2 ऊँट दे दूंगा। यहाँ पर रॉबिन उसे कहती है कि ठीक है, हम कोई एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। तब कार्ट कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। इसके बाद कार्ट रॉबिन को अपने घर में रहने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और बाहर ही अपना टेंट लगा लेती है। अब दिन गुजरते जाते हैं और रॉबिन 8 महीनों में ऊँटों के बारे में बहुत कुछ सीख गई थी। लेकिन यहाँ पर हमें कार्ट के बारे में पता चलता है जो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो रॉबिन से बहुत ज्यादा काम लेता है। वो रॉबिन को बगैर जूतों के चलने के लिए भी कहता है ताकि वो पथरीली जमीन पर चलने के लायक बन सके। इन 8 महीनों में रॉबिन सीख जाती है कि ऊँटों को कैसे काबू किया जाता है। 8 महीने पूरे होने के बाद रॉबिन कार्ट से 2 ऊँट मांगती है जैसा कि उसने वादा किया था, लेकिन कार्ट उसे ऊँट देने से मना कर देता है। साथ ही उसने रॉबिन को अपने घर से भी निकाल दिया था। इससे रॉबिन का दिमाग खराब हो गया था और वो गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक खंडरनुमा घर दिखाई देता है। तब रॉबिन उसे अपना घर बनाती है और वहीं पर रहने का फैसला करती है। यहीं पर शैली नाम का एक बूढ़ा आदमी भी था। इसके पास भी बहुत सारे ऊँट होते हैं। दरअसल इसकी फैमिली कई सालों से ऊँटों को पालने का काम किया करती थी। रॉबिन शैली के पास जाती है और उसे अपने सफर के बारे में बताती है। साथ ही उसे वो भी बताती है जो कार्ट ने उसके साथ किया था। दरअसल शैली नाम का ये बूढ़ा एक अच्छा इंसान था। वो रॉबिन को सलाह देता है कि तुम्हें अपना फैसला बदल लेना चाहिए, क्योंकि जिस सफर पर तुम जाना चाहती हो वो सफर तुम्हारे लिए मौत का सफर बन सकता है। लेकिन रॉबिन अपना फैसला नहीं बदलना चाहती थी। तब शैली उसे कहता है कि तुम मेरे यहाँ पर 1 महीने तक काम करो, उसके बदले में मैं तुम्हें 1 ऊँट दे दूंगा। लेकिन रॉबिन को 3 ऊँट चाहिए थे। इसके लिए उसे शैली के पास 3 महीने तक काम करना होगा। इसके बाद वो खुशी से अपने काम पर लग जाती है। कुछ टाइम बाद रॉबिन से उसके फ्रेंड मिलने के लिए आते हैं। जब वो उसकी ऐसी हालत देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम अपने फैसले को बदल करके वापस घर चलो, लेकिन रॉबिन उनकी बात नहीं मानती क्योंकि वो इन सब से अलग थी। इन्हीं में रिक नाम का एक लड़का भी होता है। दरअसल इसी ने रॉबिन को सलाह दी थी कि नेशनल जियोग्राफिक वाले तुम्हारे सफर को स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्योंकि रॉबिन को पैसों की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर जब सुबह होती है तो रॉबिन के सारे फ्रेंड्स वापस चले जाते हैं। जब 1 महीना पूरा होता है तो शैली उसे 1 ऊँट दे देता है। कुछ दिनों बाद रॉबिन को पता चलता है कि शैली ने जो ऊँटनी उसे दी थी वो प्रेग्नेंट है। अब वो वापस कार्ट के पास जाती है ताकि वो उससे अपने 2 ऊँट ले सके, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि कार्ट ने अपना फार्म डेविड नाम के एक आदमी को बेच दिया है। यहाँ पर रॉबिन डेविड से अपने 2 ऊँट मांगती है जिसके बारे में उसने कार्ट से सौदा किया था, लेकिन डेविड उसे साफ मना कर देता है कि मैं किसी सौदे के बारे में नहीं जानता। दरअसल डेविड यहाँ पर नया था। जब रॉबिन देखती है कि उससे ऊँट कंट्रोल नहीं किए जा रहे तब वो उसकी हेल्प करती है। इसके बाद डेविड रॉबिन को 2 ऊँट दे देता है जिन्हें लेकर के वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद वो नेशनल जियोग्राफिक वालों को एक लेटर लिखती है और अपने सफर के बारे में बताती
जाती है। दरअसल उसे उनसे स्पॉन्सर मिलने की उम्मीद थी। अब रॉबिन के सफर पर निकलने से पहले शेली उसे एक एडवाइस देता है कि अगर कोई नरूर तुम्हारी तरफ भागता हुआ आता दिखे तो तुम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना और फौरन गोली मार करके उसे शूट कर देना। यहाँ पर शेली रॉबिन को अपनी तरफ से गन भी देता है। रॉबिन अपने फादर और सिस्टर को भी लेटर लिखती है कि वो जल्दी ही अपने सफर पर निकल जाएगी। कुछ दिनों बाद रॉबिन को नेशनल ज्योग्राफिक वालों की तरफ से खबर मिलती है जिसमें वो स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन वो रॉबिन के सामने एक शर्त रखते हैं कि सफर के दौरान हमारा एक फोटोग्राफर तुम्हारे फोटो क्लिक करेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो फोटोग्राफर कोई और नहीं बल्कि रॉबिन का ही दोस्त रिक था। इसके बाद रिक रॉबिन के लिए सफर का कुछ जरूरी सामान लेकर के आ जाता है। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन रॉबिन को अपना सफर शुरू करना था। अब यहाँ पर वो अपनी फैमिली और शेली को अलविदा कहकर के अपने सफर पर निकल पड़ती है। उसकी प्रेग्नेंट ऊँटनी ने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया था। रॉबिन ने तीनों ऊँटों पर अपने सामान को लाद दिया था और ऊँटनी का बच्चा भी पीछे पीछे चल रहा था। इस सफर में रॉबिन के साथ उसका पालतू डॉग भी था। रास्ते में कुछ छोटे छोटे टाउन भी आते हैं और जहाँ भी रॉबिन स्टॉप करती रिक वहाँ पहुँच करके उसकी फोटो क्लिक कर लिया करता था। इस तरह से धीरे धीरे उसके सफर की ये खबर न्यूज़पेपर पर भी आने लगी थी। ऐसे ही लगातार चलते हुए उसे 29 दिन गुजर चुके थे। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हुए उसके सामने माउंट ओल्गा पार्क आता है, लेकिन पार्क के रेंजर्स उसे मना कर देते हैं कि तुम आगे नहीं जा सकती। इसका मतलब था कि अब रॉबिन को लंबा सफर तय करते हुए घूम करके जाना होगा। इसके बाद वो रात यहीं पर बिताती है। रिक भी माउंट ओल्गा के पास उसकी कुछ फोटो क्लिक करता है। जब सुबह होती है तो वो अपने आगे का सफर शुरू करती है। हालांकि रिक सिर्फ उसी जगह पर मिलता था जहां पर रॉबिन स्टॉप करती थी, लेकिन रॉबिन को अपने फोटो खिसिक करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर रिक हर वक्त उसकी फोटो खिसिक खिसिक करता रहता था। फिर एक दिन ऐसे ही बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, लेकिन रिक उसकी मदद करने की बजाय उसके फोटो खिसिक खिसिक कर रहा था। ये चीज रॉबिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो रिक पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और रॉबिन अपने सफर पर आगे बढ़ती रहती है। चलते चलते 2 महीनों का वक्त गुजर चुका था। रॉबिन के ऊँट तो सही सलामत थे, लेकिन रॉबिन की हालत पतली होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गई थी। फिर एक दिन जब वो सोकर के उठती है तो उसके सभी ऊँट गायब हो चुके थे। इससे वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर वो चारों तरफ अपने ऊँटों को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती है। काफी भटकने के बाद आखिरकार उसे उसके ऊँट मिल गए थे। इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए गाँव में पहुँचती है जहाँ पर रिक अपने एक साथी के साथ उसका वेट कर रहा था। इस गाँव में वो 1-2 दिन रुक कर के बिताती है। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि इस सफर में आगे एक ऐसा इलाका भी आएगा जहाँ के लोग अपनी जमीन को पाक मानते हैं और किसी बाहरी औरत को अंदर आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देते। इसका मतलब था कि रॉबिन को फिर से एक लंबे रास्ते से घूम कर के जाना होगा। इसके बाद रॉबिन उस लंबे रास्ते से जाने का फैसला करती है और ये रास्ता इतना खतरनाक था कि इसमें रॉबिन की जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट के घमंड को मिट्टी में मिलाते हुए आगे बढ़ती रहती है। फिर एक दिन जब वो एक जगह पर रुक कर के आराम कर रही थी, तभी 3 नर ऊँट उसे अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देख कर के उसे शेली की बात याद आ गई थी। वो फौरन अपनी गन निकालती है और उनमें से 2 ऊँटों को गोली मार देती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। इसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो उसे एक नदी दिखाई देती है जहाँ पर वो अपने ऊँटों को भी बांध देती है और खुद भी नहाती है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिनमें 3 आदिवासी थे और एक ऑस्ट्रेलियन। जब वो इन्हें अपने सफर के बारे में बताती है तो ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो रॉबिन से कहते हैं कि जिस रास्ते से तुम जा रही हो वहाँ पर बहुत ज्यादा गहरी खाइयां हैं जिससे तुम रास्ता भटक जाओगी। रॉबिन उसे बताती है कि मैं सीधे रास्ते से नहीं जा सकती क्योंकि उस इलाके के लोग अपनी जमीन को पाक मानते हैं। ये सुनकर के जोसेफ रॉबिन की मदद करता है और एक बूढ़े आदिवासी को उसके सफर का साथी बना देता है। इस बूढ़े को थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती थी। फिर जब ये आगे बढ़ते हैं तो रॉबिन की मुलाकात एक ट्रेवलर से होती है जिसका नाम ग्लेंडर था। यहाँ पर रॉबिन उससे मदद मांगते हुए कहती है कि मेरा एक लेटर है जिसे नेशनल ज्योग्राफिक वालों तक पहुँचाना है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी रॉबिन से कहता है कि मेरे जूते खराब हैं, इसलिए मैं इन जूतों में इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकता। तब रॉबिन ग्लेंडर से जूते लेकर के उसे देती है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तभी रास्ते में कुछ टूरिस्ट मिलते हैं जो इनकी फोटो खिसिक खिसिक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये रॉबिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी फोटो खिसिक करे। रॉबिन अब कैमल लेडी के नाम से भी मशहूर हो चुकी थी, इसलिए हर कोई उसे कैमल लेडी के नाम से जानने लगा था। यहाँ पर रॉबिन एक कंगारू का शिकार करती है। तब शेली उसे मना करते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं
तोड़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई औरत किसी जानवर का शिकार नहीं कर सकती। फिर ये आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर रिक इनका इंतजार कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी अपने सफर को खत्म करके वापस चला जाता है, लेकिन अब रॉबिन के सामने एक ऐसा डेजर्ट आने वाला था जहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं था। यहाँ पर रिक उसे कहता है कि जहाँ भी तुम स्टॉप करोगी मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम कर दूंगा। ऐसे ही चलते हुए उस खतरनाक रेगिस्तान में अपने कदम रख देती है। यहाँ पहुँचने के बाद रॉबिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, यहाँ तक कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने कंपास को खो देती है, लेकिन ढूंढने पर वो वापस मिल तो गया था, लेकिन वो अपनी ही यादों में खोई रहने लगी थी। फिर ऐसे ही चलते हुए एक दिन वो एक घर के सामने पहुंच जाती है। काफी देर तक खड़े रहने के बाद वो सोचने लगती है कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन सच में वहाँ पर एक घर था जिसमें से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और उसे अपने घर में ले जाती है। ये बूढ़ा कपल उसे खाना भी देते हैं और नहलाते भी हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये इतना लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुँची है तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। कुछ दिन यहीं पर रहने के बाद वो फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ती है। एक दिन उसका कुत्ता प्यास की वजह से जहर पी लेता है, जिससे उसकी मौत हो गई थी। रॉबिन अपने कुत्ते को खो देने की वजह से पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन वो रुकती नहीं और आगे बढ़ती रहती है। वो अपने सफर को खत्म करने के बिल्कुल करीब थी। फिर जब वो एक जगह पर रुकती है तो बहुत सारे जर्नलिस्ट और रिपोर्टर वहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि रॉबिन के सफर के बारे में सारी दुनिया को पता चल चुका था। इसलिए लोग उससे मिलने के लिए आते हैं और उसके साथ फोटो खिसिक खिसिक करते हैं, लेकिन रॉबिन किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। वो बहुत ज्यादा परेशान और दुखी थी और उसने अपने सफर को भी लगभग पूरा कर लिया था। कुछ दिन रिक और वो दोनों साथ रहते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ती है और अपने सफर को खत्म कर लेती है। समंदर के किनारे पर रिक उसका वेट कर रहा था, जहाँ पर रिक उसे अपने गले से लगा लेती है और इस तरह से उसने ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट के घमंड को मिट्टी में मिला दिया था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ट्रैक्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।